What time it is? It is टैक्स फाइलिंग टाइम। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की या किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप खुद से इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर मात्र 10 से 15 मिनट में अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देने वाला हूं, ओल्ड रिजीम का भी और न्यू रिजीम का भी, और आपको बताने वाला हूं कैसे आप खुद से कुछ ही मिनटों में अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो मैं हूं आपका जागरूक आरजे AK ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, साथ में एक लाइक का बटन है वो भी दबा दो। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको कई सारे आईटीआर मिलेंगे, जैसे आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4। इसमें से कौन सा आईटीआर भरना है वो डिपेंड करता है आपकी किस टाइप की इनकम है। इनकम टैक्स एक्ट में ये 5 तरह की इनकम दिखाई गई है। आपके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होगा, इसके लिए आप एक बार जाइए incometax.gov.in वेबसाइट पर। यहाँ पर इंडिविजुअल HUF ऑप्शन मिलेगा और उसमें चूंकि हम सैलरीड एम्प्लॉय का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर जाइए और देखिए फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। इसमें जो पहला ऑप्शन है आईटीआर 1, ये 50% से ज्यादा टैक्स पेयर के लिए यूजफुल है। जिस भी इंडिविजुअल की सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है और अदर इनकम है, वो आईटीआर 1 या सहज फॉर्म भर सकते हैं। इसमें नीचे कुछ कंडीशंस दे रखी कि कौन आईटीआर 1 नहीं भर सकता। एग्जाम्पल, अगर कंपनी में डायरेक्टर है या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर जैसे कि ESOPs या RSUs हैं उसके पास, अगर उनके पास किसी तरह के फॉरेन शेयर्स या स्टॉक्स हैं, या फिर अगर वो अपना कोई लॉस है जिसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इन सारे केसेस में आईटीआर 1 नहीं भर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यह ध्यान रखना है कि 2 टाइप की जो इनकम है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम, आपकी नहीं होनी चाहिए आईटीआर 1 फाइल करने के लिए। उसके लिए आईटीआर 2, 3 या 4 आपको रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको आईटीआर 2 भरने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि उसका भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। जो लोग पहली बार आईटीआर भर रहे हैं उनके दिमाग में सबसे पहले ये प्रश्न आएगा कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपनी पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी या बैंक स्टेटमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। जी नहीं, आपको रिटर्न भरने के लिए चाहिए केवल और केवल 2 फॉर्म्स। पहला है फॉर्म 16, ये आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। अगर किसी साल में आपकी 1 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास मल्टीपल फॉर्म 16 हो सकते हैं। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट A में आपको अपना नाम, अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स दिख जाएगी और नीचे आपको असेसमेंट ईयर मेंशन दिखेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर असेसमेंट ईयर है 2024-25। इसका मतलब हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में जितनी भी इनकम हमने कमाई है उसका इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको क्वार्टर वाइज आपके एम्प्लॉयर ने जो भी TDS जमा कराया है उसकी डिटेल मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्वार्टर 1 में 5,65,000 रुपए की इनकम है और लगभग 88,000 रुपीज का TDS जमा कराया गया है। ओवरऑल पूरे साल में 3,76,000 रुपए का TDS जमा कराया गया है ऑन एनुअल इनकम ऑफ 22,63,000। जो लोग पहली बार आईटीआर भर रहे हैं उनको ये स्टेटमेंट देखकर लगेगा कि जब आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी TDS पे कर दिया है तो आपको रिटर्न भरने की क्या जरूरत है। 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। हो सकता है आपके एम्प्लॉयर के पास आपकी कुछ इनकम की इंफॉर्मेशन नहीं हो, जो अक्सर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, उसके कारण आपकी जो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी बनी है वो आपके एम्प्लॉयर ने जितना TDS डिडक्ट किया है उससे ज्यादा बन गई है। ऐसे केस में जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो वो एडिशनल टैक्स आपको पे करना होगा। सेकंड केस में, जो भी बहुत ज्यादा संभव है, कई बार आप एम्प्लॉयर को अपने जितने सारे एग्जम्पशन या डिडक्शन होते हैं वो सारे डिक्लेयर नहीं करते हो, जिसके चलते आपका एम्प्लॉयर ज्यादा टैक्स डिडक्ट कर देता है और आप अपना रिटर्न फाइल करके वो एडिशनल टैक्स का रिफंड ले सकते हो। हम दोनों ही एग्जाम्पल आगे करने वाले हैं। एंड इन एनी केस, अगर आप न्यू रिजीम में टैक्स भर रहे हैं और आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और अगर आप ओल्ड रिजीम में टैक्स भर रहे हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग ना अपना रिटर्न फाइल करते समय ही ये सोचते हैं कि अरे यार इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है, लेकिन उस समय मैं आपको सच बता दूं, आपकी कोई भी प्रकार की टैक्स प्लानिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि टैक्स प्लानिंग के लिए जो कुछ भी करना था वो 31 मार्च से पहले पहले करना था। उसके बाद तो सिर्फ आपका रिटर्न फाइल हो सकता है। अगर आप एक प्रूडेंट टैक्स पेयर बनकर अपनी ज्यादा से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बचाना चाहते हैं, वो भी लीगल तरीके से, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा हीरो कोर्स हैक्स टू सेव टैक्स फॉर एम्प्लॉइज, जो अभी तक 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज का टैक्स बचाने में मदद कर चुका है। इस कोर्स में आपको ना सिर्फ 50 घंटे से ज्यादा का डिटेल्ड कंटेंट मिलता है ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट, जिससे एक सैलरीड एम्प्लॉय अपना टैक्स बचा सकता है। बट दैट इज नॉट द इंप्रेसिव पार्ट।
इस कोर्स में आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। नंबर 1, आपको मिलता है ऑल्टरनेट फ्राइडेज को हमारे इंस्ट्रक्टर और इनकम टैक्स के फोरमोस्ट एक्सपर्ट अनूप भाटिया सर के साथ लाइव Q&A सेशन ज्वाइन करने का। इसके अलावा आपको मिलता है डिस्कशन फोरम, जिसमें हजारों सवाल अनूप सर पर्सनली आंसर कर चुके हैं, और जो भी आपके सवाल हैं अगर आप डिस्कशन फोरम में जाते हैं तो विद इन 24 to 48 आवर आपको आंसर मिल जाता है। यही नहीं, LLA की जितनी भी मास्टर क्लासेस होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कैपिटल गेन मास्टर क्लास, रियल एस्टेट मास्टर क्लास, एम्प्लॉय राइट्स मास्टर क्लास, या फिर ये ITR फाइलिंग मास्टर क्लास, उन सारों की रिकॉर्डिंग आपको इसी कोर्स में अवेलेबल हो जाती है। प्लस फोर्थ ऑप्शन, आपको इस कोर्स के थ्रू जो भी नए बजट अपडेट आते हैं, नए टैक्स में चेंजेस आते हैं, फाइलिंग प्रोसेस में नए चेंजेस आते हैं, उसका अपडेशन एनुअल बेसिस पर मिलता रहेगा। तो अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो और आपको पता है हम फ्री में जब इतना वैल्यूएबल कंटेंट डालते हैं तो थोड़े से आपसे मामूली सा चार्ज लेके कितनी वैल्यू आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे वो आप जानते हैं। ज़रूर चेकआउट करिए LLA का हैक्स टू सेव टैक्स कोर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाय द वे, अगर आप कोड यूज़ करते हैं ऋषभ तो उस पर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करके फॉर्म 16 के पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें बहुत काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये फॉर्म 16 में जितनी भी जानकारी दी गई है ये आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई है। हो सकता है आपके एक्चुअल डिडक्शन इससे कुछ कम या ज्यादा हो, इसलिए इस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। जब अपना रिटर्न भरेंगे तब इसे एज अ गाइडिंग आप यूज करिए, और जो एक्चुअल नंबर हैं वो थोड़े बहुत मॉडिफाई किए जा सकते हैं, जो हम आगे एग्जांपल में भी देखेंगे। पार्ट बी में आप सबसे पहले इस लाइन पर नजर डालिए। यहाँ पर लिखा है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 115 BAC सेक्शन के अंतर्गत अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और आपके एम्प्लॉयर ने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से डाली है, क्योंकि यहाँ पर आगे येस लिखा हुआ है। लेकिन मजे की बात बताऊं, इवन तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से एम्प्लॉयर ने येस लिखा है, लेकिन नीचे सारी के सारी इंफॉर्मेशन ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से डाली हुई है। वही मैं कह रहा हूं कि इसे आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है जो किसी एम्प्लॉयर ने हो सकता है कर दी हो। तो इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कितनी है? यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है 22,63,000 रुपए इसने कमाए हैं, और इसका कोई भी परक्यूसिट या फिर प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, जिसे हम बोनस भी बोल देते हैं कई बार, वो दोनों जीरो हैं। तो हमारी टोटल सैलरी सेम रही। उसके बाद आप देखेंगे कि सेक्शन 10 के अंतर्गत कौन कौन से एग्जम्पशंस लिए गए हैं। ग्रेच्युटी का कोई एग्जम्पशन नहीं है, पेंशन का कोई एग्जम्पशन नहीं है, सैलरी इनकैशमेंट का कोई एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन आप देखेंगे HRA का एग्जम्पशन मिला हुआ है 2,66,000 रुपीज का। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि आगे कुछ इंपॉर्टेंट मैं इसके रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ और एग्जम्पशंस हैं जो 31,400 रुपीज के हैं, इसकी भी डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ। तो टोटल 2,97,000 के एग्जम्पशंस हुए जो हमारी 22 लाख की सैलरी से माइनस हो गए। तो हमारी यहाँ पर टोटल सैलरी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर बनी 19,66,000 रुपीज। अब नीचे देखते हैं सेक्शन 16 के तहत कौन कौन से डिडक्शन मिले। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सारे ही सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है वो 50,000 रुपए का मिला है, और उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स का 2,400 रुपीज का डिडक्शन और मिला है। ये दोनों 52,400 रुपीज के डिडक्शन हटाने के बाद हमारी जो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज बन रही है वो 19,13,000 रुपीज बनती है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स की कोई भी इनकम एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं की गई है तो वो जीरो है। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर बन जाती है 19,13,000 रुपीज। अब इसमें चैप्टर 6 के जो डिडक्शन है वो क्लेम करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 80C के डिडक्शन, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर रहती है, फ्रॉम योर PF फंड टू ELSS, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए। उसमें इस एम्प्लॉय ने 69,980 रुपीज का ही डिडक्शन लिया है, मतलब अभी लिमिट के काफी नीचे है डिडक्शन। इसके अलावा सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो 13,000 रुपीज का पे किया है, वो डिडक्शन इस एम्प्लॉय को मिला है। यानी सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शन हटाने के बाद इस एम्प्लॉय की जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है वो 18,30,000 रुपीज बनी, और जो नेट टैक्स पेएबल बन रहा है वो 3,76,225 रुपीज बन रहा है। अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके एम्प्लॉयर ने उतना ही टैक्स यानी 3,76,225 रुपीज एज अ TDS जमा करा दिया है। अब मैं आगे आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, इवन दो इतना टैक्स जमा कराया जा चुका है, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स बनेगा इन ओल्ड एज वेल एज न्यू रिजीम इससे थोड़ा डिफरेंट बनेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर डिलीजेंटली फॉर्म 16 फिल करता है तो आप देख पाएंगे इसके साथ आपको एक एनेक्स्चर भी अटैच्ड हुआ दिखेगा। इस एनेक्स्चर में
आपके जो भी एग्जम्पशंस डिडक्शंस है और जो आपकी सैलरी डिटेल है वो बहुत क्लियरली आपका एम्प्लॉयर मेंशन करेगा। यानी अगर उन्होंने पार्ट बी प्रॉपरली भरा है तो आपको जो भी डिटेल्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भरनी है वो बड़ी आसानी से एक जगह मिल जाएगी। तो फॉर्म 16 के एनेक्स्चर में ये है फॉर्म 12BA, जिसके अंदर आप नीचे देखेंगे जो सारे एग्जम्पशंस ऊपर मेंशन थे उनकी डिटेल्स नीचे दी गई है। यहाँ पर आपको फ्री मील्स जो सोडेक्सो के वाउचर्स वगैरह होते हैं उसमें 26,400 रुपए का अमाउंट दिख रहा है और गिफ्ट वाउचर्स में 5,000 रुपए का अमाउंट दिख रहा है, जो दोनों अगर आप जोड़ेंगे तो 31,400 रुपीज हो जाएगा, जो ऊपर अदर एग्जम्पशंस में पहले से मेंशन था। और फॉर्म 16 के लास्ट में आपको एनेक्स्चर टू फॉर्म 16 दिखाई देगा, जिसमें आपको अपनी सैलरी का पूरा ब्रेकअप दिखेगा। यहाँ पर बेसिक सैलरी है 9,37,000, HRA है 3,75,000। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर HRA है 3,75,000, लेकिन जो हमें हाउस रेंट का एग्जम्पशन मिला है वो 2,66,000 रुपीज ही मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि HRA का एग्जम्पशन इन 3 नियमों के हिसाब से कैलकुलेट होता है। टैक्स प्लानिंग पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसे आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा लीव ट्रेवल अलाउंस भी इस एम्प्लॉय को मिल रही है 93,000 रुपीज, लेकिन आपको फॉर्म 16 में इसका एग्जम्पशन नहीं दिखेगा। हो सकता है इस एम्प्लॉय ने इस साल कहीं ट्रैवल ही ना किया हो, इसलिए LTA क्लेम नहीं कर पा रहा हो। फिर स्पेशल अलाउंस, फूड कूपन और गिफ्ट वाउचर्स, यानी टोटल सैलरी जो है हमारी, अगेन वो नंबर जो ऊपर सैलरी के अगेंस्ट डिक्लेयर किया गया था वो यहाँ पर भी मेंशन्ड है। अब वापस आ जाते हैं हम इनकम टैक्स फाइलिंग की तरफ। तो इनकम टैक्स वेबसाइट पर आकर सबसे पहले आपको अपने पैन नंबर का यूज करते हुए लॉग इन करना है। इन केस आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन भी है, कंटिन्यू करिए। लॉग इन करने के बाद जो पहली चीज आपको चेक करनी है, जैसा मैंने बताया था, एक तो आपको फॉर्म 16 चेक करना है और दूसरा आपको चेक करना है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एंड यहाँ पर आपको AIS ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप जा सकते हैं टैक्स पेयर समरी या फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। टैक्स पेयर समरी में आपको अलग अलग हेड में जितनी भी आपकी इनकम हुई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच्ड दिखेगी। आपको अपनी सैलरी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी, कोई डिविडेंड इनकम है तो यहाँ पर दिख जाएगी, और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स है वो यहाँ पर दिख जाएगा। इनफैक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट वगैरह भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। अगर आपने किसी भी तरह की कैपिटल गेन इनकम कमाई है तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, लेकिन उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए। आप इस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी का PDF भी डाउनलोड करके रिटर्न भरते समय अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए, अब बेसिक्स हमारी क्लियर है और अब फाइल करते हैं पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न यूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको जाना है E-फाइल ऑप्शन पर, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पर जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर फाइल करना है, जो करंट असेसमेंट ईयर है 2024-25। उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आधा सेव हुआ है, तो आप यहाँ पर जाकर रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम नए से सीखते हैं और स्टार्ट फ्रेश फाइलिंग पर क्लिक करते हैं। प्लीज सेलेक्ट स्टेटस में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ITR फॉर्म, जैसा हमने दिखाया था ITR 1 हमारे लिए एप्लीकेबल है, तो ITR 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 1 करना है। इसे आप ओके कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हाँ, कुछ अदर केसेस में आप नीचे ऑप्शन पढ़ के फिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ऑप्शन 1 सेलेक्ट होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इस पेज पर आपको 5 स्टेप में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जितना बड़ा लगता है उतना काम है नहीं, आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए और एक एक स्टेप क्लियर करते चलिए। सबसे पहले आप जाइए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर आपको अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखेगा, जिसे आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ पर फाइल अंडर सेक्शन, अगर आप टाइम से पहले यानी 31 जुलाई या जो भी एक्सटेंडेड डेट है उससे पहले अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस साल आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपका जो रिटर्न फाइल हो रहा होगा वो न्यू टैक्स रिजीम में होगा। यानी यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम? क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? और आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी नो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। मतलब अगर आप इस ऑप्शन को छेड़े बिना आगे बढ़ जाएंगे तो आपका रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फिल होगा, जो पहले हम एग्जाम्पल में वही करना चाह रहे हैं, तो इसे नो पर रखते हैं।
न्यू टैक्स रिजीम में जैसा कि आपको पता है, ज्यादातर एग्जम्पशन, ज्यादातर डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे एंड इन रिटर्न आपको ये वाली टैक्स स्लैब के हिसाब से रिटर्न भरने का चांस मिलेगा। तो जिन लोगों के पास ज्यादा एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं है, वो न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करके थोड़ा टैक्स बचा सकते हैं। नीचे आपकी जो बैंक डिटेल दी हुई है, इससे भी आप जरूर वेरीफाई करें, स्पेशली उस केस में जब बैंक्स के आईएफएससी कोड वगैरह चेंज हो गए हों, क्योंकि आपका जो रिफंड आएगा वो इसी बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। सभी कुछ वेरीफाई करने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक करिए। तो ये हमारा स्टेप 1 डन हुआ। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम वाले सेकंड स्टेप पर जा रहे हैं। यहाँ पर आपसे एग्जम्पशंस में केवल 3 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आपको किसी भी प्रकार के रिम्बर्समेंट मिले ट्रैवल वगैरह के, तो उसे आप नो कर दीजिए। आपको प्लेस ऑफ ड्यूटी में ट्रैवल करने के लिए कोई प्रकार का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, इस केस में नहीं है, तो इसे भी नो कर दीजिए। या कोई और एग्जम्पशंस हैं, हमारे केस में नहीं है और ज्यादातर एग्जम्पशंस वैसे भी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं, तो इसे हम नो कर रहे हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में आप देख पाएंगे जो ग्रॉस सैलरी है वही हमारी इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीड हेड है और किसी भी प्रकार का एग्जम्पशन डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिला है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसा कि पहले से फॉर्म 16 में डिक्लेयर था, कोई भी इनकम नहीं है इसकी हाउस प्रॉपर्टी से। और किसी भी प्रकार की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पहले से डिक्लेयर्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखेगी। जो एक तो है इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, यानी कोई एफडी वगैरह करा रखी है, उससे कुछ इनकम हमारी बन रही है, और डिविडेंड इनकम। अगर आपको कोई टैक्स रिफंड के दौरान इंटरेस्ट मिला है तो वो भी यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। तो फाइनली हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर 22,15,000 रुपए की आ रही है। फिर टोटल डिडक्शन सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे 80CCD2 केवल एक ही डिडक्शन अवेलेबल है, जो एनपीएस का एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन होता है, लेकिन हमारे केस में वो भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे नो करके आप कंटिन्यू करिए। इसके अलावा कोई भी एडिशनल आपको डिडक्शंस आप देख पाएंगे यहाँ पर सारे ही ब्लॉक्ड हैं, कोई भी डिडक्शन मिलता ही नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में, इसलिए कंफर्म करिए। तो इस तरह से हमारे जो टोटल डिडक्शंस हो गए वो 0 हो गए। अब टैक्स पेड की बात करते हैं। जो टैक्स हमने पे किया था वो 3,76,000 का हमने ऑलरेडी पे किया हुआ था, जो आपने पहले ही फॉर्म 16 में देखा है, और आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके उसे भी कंफर्म करिए। अब इस केस में सारी कैलकुलेशन गणित करने के बाद हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, वो थोड़ी सी ज्यादा बनती है जितना हमने टैक्स पे कर चुके हैं। और हमारा यहाँ पर टोटल टैक्स विथ फी एंड इंटरेस्ट, फी और इंटरेस्ट नहीं है हमारा कुछ भी, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी है आफ्टर रिमूविंग द टीडीएस 10,000 से नीचे है, तो इस केस में हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं बना है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस ट्रिप भी बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इंटरेस्ट पेनल्टी अवॉइड कर सकते हो। तो हमारा जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो 3,76,000 हुआ था, और न्यू टैक्स रिजीम में जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 3,79,000 बन रहा है। इसका मतलब मेरी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनेगी और वही हमें नेक्स्ट स्टेप में दिखाई भी देगा। तो हमने जो 5 स्टेप्स हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। अब प्रोसीड पर क्लिक करिए। यहाँ पर ऊपर ही क्लियरली दिख गया है, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 3,030 रुपीज, जो एडिशनल हमें टैक्स पे करना है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाइए, कंटिन्यू क्लिक करिए। यहाँ पर असेसमेंट ईयर और सेल्फ असेसमेंट दोनों ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। जो टैक्स का अमाउंट है और जो सेस है वो दोनों यहाँ पर क्लियर है, उसे कंटिन्यू करिए। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपना ये एडिशनल पेमेंट पे कर सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए मैं इसे पे लेटर पर जाकर क्लिक कर देता हूं। अगर आपने अमाउंट ऑनलाइन पे कर दिया है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। बाय द वे आपके पास बाद में भी इनकम टैक्स अपना जो बचा हुआ है वो पे करने का ऑप्शन रहता है। अब आगे मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। अब जो भी आपने फिल किया है उसे आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर अपने नाम पर टिक करिए और एक सेल्फ असेसमेंट भरिए कि हाँ, मैं सारी इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से ठीक भर रहा हूँ, और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से डिटेल डाली है वो सारी के सारी दिख जाएगी। आप इसे पूरा स्क्रॉल कर लीजिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करिए। अगर आपके कोई भी एरर है यहाँ पर तो आपको एरर दिख जाएंगे। जो भी एरर है उसे हटाने के बाद आपका यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। इसके लिए आपको जाना है प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पर। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ई वेरीफाई नाउ, इसके थ्रू ओटीपी के माध्यम से जो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा आप अपना रिटर्न वेरीफाई करेंगे। अगर नहीं किया तो 120 डेज में रिटर्न आपका कैंसिल हो जाता है, इसलिए अपना वेरिफिकेशन स्टेप तक कंप्लीट काम जरूर करिएगा। अब यही रिटर्न
हम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भरते हैं। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाइए, आगे के स्टेप सारे सेम हैं, वहां तक हम इसे स्किप कर देते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आने के बाद ओनली डिफरेंस ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में जो आएगा वो आएगा यहाँ पर आपको येस क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पर येस टिक किया तो आपका रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम यानी इस पर्टिकुलर स्लैब के हिसाब से भरा जाएगा और आप सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का फायदा भी ले पाएंगे। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में आप देखेंगे जो सैलरी के एग्जम्पशन है, जो न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ 2-3 ही दिख रहे थे, यहाँ पर हमको काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे कोई भी प्रकार के रीइंबर्समेंट्स हैं या ऐसे एग्जम्पशन जो सेक्शन 10 में मिल रहे हैं जो मेंशन नहीं है, उस पर मैं येस क्लिक करूंगा। और यहाँ पर आपने देखा तो जो फॉर्म 16 में अमाउंट मेंशन था 31,400 वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद कोई प्रकार का स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस नहीं है क्योंकि अभी तो ये एम्प्लॉय ही अनमैरिड है तो उसे नो कर रहे हैं। HRA आप देखेंगे ऑलरेडी अमाउंट मेंशनड है। फिर हमारा लीव ट्रेवल अलाउंस, इवन दो इस एम्प्लॉय को मिला है लीव ट्रेवल अलाउंस, लेकिन ये एम्प्लॉय इस साल क्लेम नहीं कर रहा है, इस साल ट्रैवल नहीं किया, तो उसे मैं नो कर देता हूँ। एंड एनी अदर एग्जम्पशन भी हमारे केस में नो है तो उसे भी नो करके मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारी जो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज है वो 19,13,000 रुपीज हो गई है, जो एग्जैक्टली आपको फॉर्म 16 से मैच होती हुई दिखेगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेन 0, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल द सेम। टोटल ग्रॉस इनकम हमारी यहाँ पर 19,15,000 रुपीज आ रही है, जो आप ध्यान से देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से सिग्निफिकेंटली कम है। अब डिडक्शन सेक्शंस को भी हमें ध्यान से भरना है। तो हमने किसी भी प्रकार का डोनेशन पे किया है, नहीं किया है। फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, नहीं दिया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले क्लॉज भी हमारे लिए एलिजिबल नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च और 80GG सेक्शन भी वैलिड नहीं है। 80GG सेक्शन बाय द वे उन लोगों के लिए वैलिड होता है जिन्हें या तो HRA नहीं मिलता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है लेकिन एक रेंटेड घर में रहते हैं। टैक्स प्लानिंग पर हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप आई बटन पर जाकर देख लेना। 80C का हमारा एग्जम्पशन ऑटो पॉपुलेट हो चुका है। 80CC-D2 हमारे केस में वैलिड नहीं है, उसे नो करिए। अब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जरूर इस एम्प्लॉय ने दिया है जो फॉर्म 16 में भी मेंशन था, लेकिन यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है तो उस पर हमें येस करना है और ये नंबर आगे हम मैन्युअली डालेंगे। तो मैंने कहा था फॉर्म 16 पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना है, एक गाइडिंग लाइट की तरह लेना है और जो डिटेल यहाँ पर मिसिंग है वो आपको मैन्युअली भरनी पड़ सकती है। बट अभी तक देखिए सिर्फ हमें 1 या 2 डिटेल ही मैन्युअली भरनी पड़ रही है। हायर एजुकेशन लोन कोई भी नहीं है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट भी इस एम्प्लॉय के केस में कोई नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट आता है जो जनरली सभी लोगों के केस में होता है तो आप इसे येस करिएगा। अप टू 10,000 रुपीज फॉर नॉन सीनियर सिटीजन एंड सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज का सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शंस? यहाँ पर नीचे आप देखेंगे जो भी अदर डिडक्शंस हैं वो ऑलरेडी 0 मेंशन्ड हो रखे हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला था 80C तो ऑलरेडी मेंशन था, लेकिन 80D समहाउ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं 80D को एडिट करूंगा और यहाँ पर 13,000 रुपीज का जो प्रीमियम पे किया उसे फिल कर दूंगा। इसके अलावा आप एक और ऑप्शन देखेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जिसका पेमेंट कैश में भी किया हो सकता है और हर एक एम्प्लॉय या तो अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए अप टू 5,000 रुपए का 1 साल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जनरली करा देते हैं, तो वो अमाउंट भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट पे करते हैं तो उसका भी आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस एम्प्लॉय ने नहीं किया है तो इसे मैं डन कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कुछ और भी डिडक्शंस है जैसे कि 80TTA के डिडक्शंस, वो यहाँ पर जाकर आपको फिल करने हैं। अगर हैं तो फिल कर दीजिए, हमारे केस में अवेलेबल नहीं है। तो टोटल डिडक्शंस जो हमारे केस में आ गए वो 87,980 रुपीज़ के आ गए। अब मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। अब जो हमारा टैक्स पेड बना है वो 3,76,000 बना है, ये हमने ऑलरेडी पहले चेक किया था। ऑल द डिटेल्स आर सेम। एंड लास्टली जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है इस केस में वो बन रही है थोड़ी सी कम, यानी 3,75,192, क्योंकि उसमें एक तो मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था वो अमाउंट फॉर्म 16 में मेंशन था लेकिन यहाँ पर नहीं था। एंड नंबर सेकंड 5,000 रुपये का जो हेल्थ चेकअप का अमाउंट था वो भी मेंशन नहीं था। उसके अलावा हो सकता है 80TTA या कुछ और भी एग्जम्पशन डिडक्शन हो जो यहाँ पर डाले जा सकते हैं जो इस केस में एप्लीकेबल नहीं थे। अब अगर कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमें रिफंड मिलना चाहिए। लेट्स सी होता है कि नहीं। प्रोसीड, और देखिए यहाँ पर आपको 1,030 रुपये का बिल्कुल सही रिफंड मिल रहा है। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप प्रीव्यू रिटर्न करिए, सेलेक्ट करिए, प्रोसीड टू प्रीव्यू करिए, सारी चीज़ें चेक करिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन करिए। कोई एरर है तो उसे सॉल्व करिए। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है कि जो ग्रॉस सैलरी है वो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर समहाउ 86 लिखा आ रहा है, तो इसे मैं 0 से 80 कर देता हूँ जो एक्चुअली 80 ही है। अब देखिए मैं इसे सेव करता हूँ,
सभी कुछ कंफर्म करके प्रोसीड करता हूं और देखिए यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। इस एम्प्लॉय के केस में तो कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो भी टैक्स पेयर है हमारे देश में वो चाहते हैं कि उनका एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बिल्ड हो, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने से कतराते इसलिए क्योंकि इतने सारे स्कैम होते हैं, या फिर ऐसी जगह ज़मीन खरीद ली जहाँ पर भाव बढ़ ही नहीं रहे हैं, या फिर ऐसी ज़मीन खरीद ली जो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है LLA की लाइव रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसमें 4 एक्सपर्ट्स आकर आपको टैक्सेशन, लीगल एस्पेक्ट्स, लोन एस्पेक्ट्स और वास्तु के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं और बनाते हैं आपको एक इंटेलिजेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टर, जिससे आप राइट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ चूज कर सकें बल्कि उस पर अपने रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज कर सकें। ये क्लास होने वाली है जल्द ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप कोड यूज करते हैं ऋषभ तो उस पर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इवन दो ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में समय लगा था, लेकिन आप जब सेल्फ रिटर्न भरने जाएंगे तो आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब जाते जाते जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, 2 बोनस टिप। पहली टिप आपके लिए ये रहेगी कि आपकी जितनी भी एडिशनल इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई डिविडेंड आ रहा है या सेविंग्स अकाउंट्स में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कोई FD वगैरह का इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसका एग्जैक्ट या एक लमसम अमाउंट आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो TDS है वो उस पर्टिकुलर एडिशनल अमाउंट का भी डिडक्ट करके एम्प्लॉयर ही जमा करा देगा, क्योंकि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा बनती है तो आपको 31 मार्च तक अपना सारा पेमेंट एज अ एडवांस टैक्स जमा करा देना है। अगर आपकी बाद में लायबिलिटी बनी तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। नंबर 2, कई सारे लोग अपने एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की पूरी जानकारी अपने एम्प्लॉयर को नहीं देते हैं। जैसा कि इस एम्प्लॉय के केस में आपने देखा था कि उसने 13,000 रुपीज़ का मेडिक्लेम और 80C के डिडक्शंस पहले से डिक्लेयर कर रखे थे, जो ऑलरेडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ना सिर्फ आपको अपना ITR भरने में सुविधा रहेगी, बल्कि आपका एडिशनल TDS भी नहीं कटेगा। हाँ, एडिशनल TDS कटता है तो बाद में हमें रिफंड जरूर मिल जाता है, लेकिन वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जरूर हो गई। तो दिसंबर जनवरी के आसपास जब आपका एम्प्लॉयर आपसे अपने डिडक्शंस की डिटेल मांगे तो सारी चीजें इंक्लूडिंग अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो उसके टिकट की डिटेल दे दीजिए, ताकि आप LTA का बेनिफिट भी ले सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके रिप्लाई देने की भी कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।